माया बहुत ही प्यारी और सुशील लड़की थी, जो दिखने में भी बहुत सुंदर थी। आज उसकी शादी थी और वो शादी करके अपने ससुराल आ गई। उसका घर देखने में बहुत आलीशान था, घर में सारी सुख सुविधाएं थी। ये सब देखकर उसने अपने मन में कहा, वाह, मेरे घर में तो सारी सुख सुविधाएं हैं। घर में वैक्यूम क्लीनर है, डिश वॉशर है, एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। क्या बात है। जब मेरी सहेलियों को इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा, तब तो वे जल भूनकर राख हो जाएंगी। माया खुश हो रही थी कि तभी उसकी सास नम्रता उसके पास आकर कहती है, माया बहू, तुम बहुत थक गई होगी ना, एक काम करो, आराम कर लो। वैसे भी शादी ब्याह के घर में तो लड़की थकी जाती है। अब माया भी अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। उसके कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी, जिसे देखकर उसने खुद से कहा, वैसे मेरा ससुराल और ससुराल वाले दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन जरा अपने ससुराल के बाहर का नजारा तो देखूं, वो भी अच्छा है कि नहीं। बाय गॉड, अगर वो भी अच्छा होगा तो मजा ही आ जाएगा। माया खिड़की की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसे अपनी जेठानी कुसुम की आवाज आती है, जो अपनी सास से शिकायत कर रही थी। माया खिड़की की तरफ न जाकर वापस बाहर आकर देखती है तो कुसुम सास से कह रही थी, माँ जी देखिए ना, देवर जी की शादी की वजह से भी बच्चे पढ़ नहीं पाए थे, और अब बाहर रेड लाइट है। इतना शोर हो रहा है कि बच्चे और नहीं पढ़ पा रहे हैं। बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, ऐसे कैसे चलेगा। बहू, अब तक तो बच्चों को इन सब चीजों की आदत हो जानी चाहिए। हमें यहाँ रहते इतने साल हो चुके हैं, लेकिन तुम हो कि अभी भी परेशान हो रही हो। माँ जी, अगर हर कोई आपके कान के पास बैठकर हॉर्न बजाता रहेगा तो आपको कैसा लगेगा। मुझे तो अब ये चिंता हो रही है कि माया इस घर में कैसे एडजस्ट कर पाएगी। हमने तो उसे ये बात बताई नहीं थी। दूर खड़ी माया ये सारी बातें सुन रही थी, जिसे सुनकर वो अपने मन में कहती है, क्या रेड लाइट के पास ससुराल, ट्रैफिक, भीड़, ये सब कुछ क्या है। माया ये बोलकर वापस अपने कमरे में आती है और खिड़की के पास जाने लगती है कि तभी अचानक उसके कानों में हॉर्न की और लोगों की आवाज आने लगती है। अरे भाई, जल्दी गाड़ी निकालो, ग्रीन लाइट हो गई है। ये बीच में टेम्पो किससे फंसा दिया भाई, हमें काम पर जाना होता है। निकाल रहा हूँ भाई साहब, बस 2 मिनट दीजिए। पहिए में हवा नहीं है तो खींचने में परेशानी हो रही है। ये सारी बातें माया को साफ साफ सुनाई दे रही थी, क्योंकि उसका घर बिल्कुल रेड लाइट के पास था। ये सब सुनकर उसने माथा पकड़ लिया। मैं तो जानती थी यहाँ जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ होगी। मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी गड़बड़ निकलेगी। अब क्या करूं मैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। कुछ दिनों के बाद माया को एक शाम अपने पति अर्पित के साथ डिनर के लिए जाना था, और बस इसलिए माया अच्छे से लाल रंग की साड़ी पहने, सिंदूर लगाए, हाथों में चूड़ियां पहने तैयार थी, बिल्कुल ट्रैफिक पर लगने वाली रेड लाइट की तरह। वो अपने पति अर्पित के आने का इंतजार कर रही थी। माँ जी, ये अर्पित जी अभी तक आए क्यों नहीं। हमें रात को डिनर पर जाना है अपने घर पर। वो कब आएंगे, हम कब जाएंगे। अब तक तो डिनर का टाइम भी खत्म होने को आ गया है। अरे बहू, थोड़ा सब्र कर, बाहर ट्रैफिक लग रहा होगा। वैसे भी ये घर रेड लाइट के पास है और रेड लाइट पर तो ट्रैफिक लगती रहते है। एक काम कर, खिड़की पर जाकर देख ले। क्या? हे भगवान, क्या है ये सब। माया बहुत परेशान हो जाती है और अर्पित 8 बजे की जगह रात के 10 बजे घर आता है। अर्पित समझ चुका था कि अब तो माया काफी गुस्से में होगी, इसलिए वो चुपचाप कान पकड़कर माया से माफी मांगते हुए कहता है, माफ कर दो ना यार, सच में ज्यादा ट्रैफिक था, वरना मैं कभी भी इतनी देर से नहीं आता। इस रेड लाइट ने तो जान ले रखी है। कोई बात नहीं, मैं कल सुबह तुम्हारे मायके ले चलूंगा तुम्हें, उसके बाद वहीं से ऑफिस निकल जाऊंगा बस। माया जानती थी कि इसमें अर्पित की कोई गलती नहीं थी और वो नई आई थी, इसलिए वो ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी और वो अर्पित को माफ कर देती है। अगली सुबह माया हरे रंग की साड़ी पहनकर बिल्कुल किसी ग्रीन लाइट की तरह तैयार हो जाती है और फिर से अपने पति का आने का इंतजार करने लगती है। तभी वहां पर उसकी जेठानी कुसुम आती है और कहती है, क्या बात है देवरानी जी, अर्पित देवर जी अभी तक कमरे से तैयार होकर नहीं आए क्या? कल रात को वो देर से आए थे ना, तो देर से खाना खाकर सो गए थे, इस वजह से तैयार होने में टाइम लग गया। बस आ ही रहे हैं दीदी, फिर हम जा रहे हैं, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। हाँ। कुसुम ये बात सुनने के बाद धीरे से बोली, सबसे पहले टाइम से पहुंच तो जाओ, टाइम से आना तो बहुत दूर की बात है। कुछ कहा क्या दीदी आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा, अच्छे से जाओ। हाँ, और माँ जी पिताजी को मेरा नमस्ते कहना। थोड़ी देर में अर्पित भी सीढ़ियों से उतरकर आ जाता है और दोनों ही गाड़ी में बैठकर मायके के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वो लोग शायद ये बात जानकर भी अनजान बन रहे थे कि वापस जाते हुए भी वही रेड लाइट पड़नी थी। अब अर्पित और माया दोनों गाड़ी में बैठे थे कि तभी माया ने कहा, अजी और कितनी देर लगेगी इस रेड लाइट को ग्रीन लाइट होने में।
जितनी देर में ये लाइट ग्रीन होती है तब तक और गाड़ियां निकल जाती है और हमारी गाड़ी रह जाती है। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ माया, ये चीज मेरे हाथ में थोड़ी ना है। हम लोग घर से 8 बजे निकले थे, 9:30 हो गए, 1.5 घंटा हो गया मुझे सीट पर बैठे हुए। हम लोग अपने घर की रेड लाइट से टच से मस नहीं हुए। माया की बात सुनकर अर्पित कुछ नहीं बोलता और गुस्से में माया वहीं बैठे रहती है। और इसी तरह 11 बजे के करीब रेड लाइट से उनका नंबर आता है और वो अपने मायके पहुंचती है। अब माया का चेहरा भी गुस्से में किसी रेड लाइट की तरह लाल हो गया था। माया भी अब अगले दिन ही अपने मायके से वापस आती है और उसे इस बार भी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही समय गुजरता है और रेड लाइट होने के कारण उनके घर के आसपास हमेशा ट्रैफिक लगा रहता, जिस कारण गाड़ियों के शोर शराबे से अब माया बहुत परेशान हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन माया गुस्से में कहती है, बस बहुत हो गया, अब मैं इस शोर को और नहीं बर्दाश्त कर सकती। इससे अच्छा तो मेरी सास मुझे ताना देने वाली होती, उसके ताने मुझे कम चुभते, लेकिन ये हॉर्न की आवाज और अनजान आदमियों की आवाज मेरे कान फाड़ देती है। माया बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। वो बस ट्रैफिक के शोर से बचना चाहती थी, इसलिए उसने अलमारी खोलकर उस पे से रुई निकाली और अपने कानों में डाल दी और इस तरह उसे सब कुछ सुनाई देना बंद हो गया। अरे वाह, मुझे नहीं पता था ये थोड़ी सी रुई इतना बड़ा काम कर देगी। अब तो मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। बढ़िया है, अब मुझे ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा और मैं आराम से बिना किसी शोर के रेस्ट कर सकती हूँ। माया ये कहकर अपने बेड पर सो जाती है, क्योंकि अब उसे कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा था और इतना सुकून उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उसकी सास उसे हॉल से आवाज लगा रही थी, माया बहू, माया बहू कहाँ है? जरा एक कप चाय तो बना दे। अरे माया बहू, कुसुम बहू शॉपिंग पर गई है, मेरे लिए एक कप चाय बना दे। नम्रता कई देर तक माया को आवाज लगाती है, लेकिन माया सुनती नहीं, जिसके बाद नम्रता का पारा हाई हो जाता है और वो माया के कमरे में जाती है और माया पर बरसने लगती है। माया बहू, अपने कान अपने मायके ही छोड़कर आ गई है क्या? मैं तुझे कितनी देर से आवाज दे रही हूँ, लेकिन तू मुझे पलट कर जवाब तक नहीं दे रही है। मैं यहाँ आधे घंटे से चाय मांग रही हूँ, लेकिन तू है कि सुनकर भी राजी नहीं है। नम्रता ने इतना कहा, लेकिन तब भी माया कानों में रुई ठूसे बेड पर लेटी हुई थी। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि कमरे में कोई और भी है तो वो उठ गई और उसने कहा, माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तेरी भैंस के बच्चा हुआ है, उसका दूध लेने आई हूँ। क्या? अरे तेरी बुआ की शादी है, उसमें नाचने आई हूँ। क्या? अरे बहू बहरी हो गई है क्या? तुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा? तभी नम्रता की नजर माया के कानों में लगी हुई रुई पर जाती है। हे भगवान, जब कानों में ढक्कन लगाकर बैठेगी तो तुझे सुनाई कैसे देगा? अरे यहाँ पर तेरी सास का गला चिल्ला चिल्ला कर खराब हो गया है, तुझसे एक कप चाय मांगी थी मैंने। माँ जी, आप ही बताइए ना, मैं क्या करूँ? यहाँ रेड लाइट की वजह से इतना शोर होता है, मैं सारा दिन सो ही नहीं पाती, इसलिए मैंने कानों में रुई लगा ली ताकि मुझे थोड़ी देर आराम मिल जाए। नम्रता को एहसास होता है कि माया अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी और वो बस इस शोर शराबे से परेशान हो रही थी। लेकिन नम्रता ने भी इतने साल इस घर में गुजारे थे और वो इस ससुराल के फायदे भी अच्छे से जानती है, इसलिए नम्रता प्यार से माया के पास बैठती है और कहती है, माया बहू, मैं जानती हूँ कि रेड लाइट के पास ससुराल तुझे परेशानी देता है, लेकिन अगर हम हर चीज को सकारात्मक रूप से लेंगे ना, तो फिर हमें वो चीज अच्छी लगने लगेगी। माँ जी, आप ही मुझे बताइए, रेड लाइट के पास ससुराल से क्या फायदा है? बहू देख, तेरा पति और जेठ देर रात को काम से आते हैं, क्योंकि कभी कभी उन लोगों की नाइट शिफ्ट भी होती है, लेकिन तेरा ससुराल रेड लाइट के पास है, इस वजह से ये रोड चलता फिरता रहता है। आजकल देश दुनिया में न जाने क्या क्या चल रहा है। अगर तेरा ससुराल किसी शांत जगह होता तो भगवान न करे वहां कोई कांड हो जाता तो। अरे बहू, तेरा ससुराल रेड लाइट पर है, मैं मानती हूँ, यहाँ शोर शराबा भी ज्यादा है, लेकिन यहाँ हर वक्त पुलिस की पीसीआर चलती रहती है, यहाँ कोई कांड नहीं होता। माँ जी, आपकी ये बात तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर रात के 2 बजे भी बहुत चहल पहल होती है। बिल्कुल ठीक है बहू, तुझे इस घर में आए कई दिन हो गए, लेकिन मैंने तो यहाँ अपनी उम्र गुजार दी। रेड लाइट पर ससुराल होने से हमें बहुत फायदे हैं। जैसे हमारे घर कोई रिश्तेदार आकर ज्यादा देर रुकता नहीं, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते। हाँ माँ जी, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। बहू, कई घरों में तो रिश्तेदार अगर एक बार आ जाए ना तो जाने का नाम नहीं लेते। तू तो खुशकिस्मत है कि तुझे ऐसा ससुराल मिला जहाँ पर इन सब चीजों का झंझट ही नहीं है। माँ जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये बात समझने की कोशिश ही नहीं की। और सही बात है कि यहाँ पर हमें कई तरह के फायदे भी तो है,
रेड लाइट की वजह से यहाँ पर लोग तरह तरह का सामान बेचने के लिए आते हैं, जो कि हमें सस्ते दाम पर मिल जाता है। बहू, इसीलिए किसी भी चीज को हमेशा गलत नजर से नहीं देखते। नम्रता ये बोलकर चली जाती है और माया को ये बात बिल्कुल ठीक लगती है। उसके बाद माया जाकर अपनी सास के लिए चाय बनाने लगती है और जैसे ही वो खिड़की खोलती है तभी उसे पोल्यूशन यानी कि धुआं आने लगता है और उसने खुद से कहा, ये भगवान, इस धुएं का क्या करूं? ये पोल्यूशन तो शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना। इसके लिए भी तो कोई सोल्यूशन होना चाहिए। हर चीज में पॉजिटिव कैसे सोच सकती हूँ मैं? माया ये बोलकर तुरंत ही अदरक वाली और लौंग डालकर चाय बनाकर अपनी सास नम्रता के लिए लेकर आती है और नम्रता को पीने के लिए देती है। नम्रता चाय पी रही थी तभी वहां पर नम्रता के देवर का बेटा आलोक आता है और कहता है, नमस्ते चाची जी, कैसी हो आप? घर में सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? अरे बेटा, बहुत समय बाद आना हुआ तेरा, और तू शादी में भी नहीं आया। क्या करूं माँ जी, समय ही नहीं मिलता। ऑफिस का बॉस तो मेरा खून चूस कर रखता है, इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं, फिर कोई फंक्शन करोगे तो जरूर आऊंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तू छोटा होकर अब बड़ों को शर्त बताएगा क्या? आपको वो फंक्शन कहीं दूर करना होगा। ये रेड लाइट के आसपास कोई बैंक्वेट बुक किया तो मैं नहीं आऊंगा भी। ये सुनकर सब लोग हंस पड़ते हैं, जिसके बाद माया ने आलोक से कहा, आप बैठिए ना देवर जी, मैं अभी आपके लिए चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। ना बाबा ना भाभी, मैं यहाँ आप लोगों को नमस्ते करने के लिए आ गया क्योंकि मेरी गाड़ी रेड लाइट पर खड़ी है। अगर मैं यहाँ ज्यादा देर रुका तो पुलिस वाले मेरी गाड़ी उठाकर ले जाएंगे। अच्छा, चलता हूँ मैं। आलोक ये बोलकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद नम्रता ने फिर से माया से कहा, देखा माया बहू, रेड लाइट के पास ससुराल होने के कितने फायदे हैं। बस हमें उन फायदों को देखने आना चाहिए। माया भी मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। एक रात को अर्पित 11 बजे तक घर नहीं आया। ये देखकर सब लोग काफी परेशान हो गए। हे भगवान, ये लड़का फोन भी नहीं उठा रहा, न जाने कहाँ होगा। माँ जी, मैंने इनके ऑफिस के दोस्तों को भी कॉल करके देखा, वो तो कह रहे हैं कि वो समय से निकल गए थे, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंचे। सब लोग बहुत ज्यादा घबरा रहे थे, तभी वहां पर अर्पित आता है। उसे देखकर अब सभी की जान में जान आती है और नम्रता उसके पास जाकर पूछती है, अर्पित पागल हो गया था क्या? अरे फोन क्यों नहीं उठा रहा था? हम यहाँ तुझे कितने कॉल्स लगा रहे थे, और तू है कि तुझे तेरे परिवार वालों का बिल्कुल ख्याल ही नहीं है। माँ, जब मैं आ रहा था तो रास्ते में एक चोर आया और उसने मेरा फोन चोरी कर लिया और वो फोन लेकर भागने लगा। फिर क्या किया आपने अर्पित जी? आपको आपका फोन मिला? अरे वो तो हम लोगों की खुशकिस्मती है कि हम लोग रेड लाइट के पास रहते हैं। जैसे ही वो भागा, अचानक ही रेड लाइट हो गई और सारी गाड़ियां रुक गई। उस चोर को भागने की जगह ही नहीं मिली। उसके बाद रेड लाइट थी तो लोग भी फ्री थे, सारी पब्लिक उतर गई और चोर को जो पीटा। उसके बाद वहां पुलिस आई और मुझे पुलिस स्टेशन ले गई, तो मैंने चोर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी और मेरा फोन मुझे वापस मिल गया। तो कम से कम हमें फोन करके तो बता सकते थे। माया, एक तो मेरे फोन की बैटरी चली गई थी और दूसरा मुझे सच में समय नहीं मिला। आई एम सो सॉरी। माया को एहसास हुआ कि सच में रेड लाइट के पास ससुराल के नुकसान तो थे, लेकिन फायदे भी उतने ही थे। अब माया ने अपने घर में एडजस्ट करना शुरू कर दिया था। वो कमरे में हेडफोन लगाकर नाचते हुए काम कर लिया करती थी और उसे इस तरह खुश देखकर नम्रता ने कुसुम से कहा, अच्छा है, हमारी छोटी बहू भी इस घर में एडजस्ट करना सीख गई है। मैं तो घबरा गई थी कहीं वो अलग होने की बात ना करे। ऐसा मत सोचिए माँ जी, हमारी माया बहुत समझदार है। देखिए कितनी जल्दी वो इस घर में घुल मिल गई है। तभी वो देखती है कि कुसुम के दोनों बच्चों को बाहर के रेड लाइट के शोर की वजह से परेशानी हो रही थी, इसलिए वो अपना लैपटॉप लेकर आती है और ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करके उन दोनों के कान में लीड लगा देती है और कहती है, बच्चों अब तुम कानों में ये लीड लगाकर ऑनलाइन लेक्चर सुन लो। इससे तुम्हें पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी और तुम्हें सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें ग्राफिक्स भी यूज किए हुए हैं। दोनों बच्चे भी ये देखकर खुश हो जाते हैं। ये देखकर अब नम्रता और कुसुम भी बहुत ज्यादा खुश थे। ऐसे ही एक दिन नम्रता को काफी खांसी हो रही थी, तभी माया उसके लिए पानी लेकर आई और बोली, ये क्या माँ जी, आपको तो बहुत खांसी हो रही है। अरे बहू, इस मौसम में होता है, एक तो सर्दी आ रही है, ऊपर से अभी दिवाली गई है और रेड लाइट के पास घर है ना, तो थोड़ा पोल्यूशन तो होता ही है। माँ जी, मुझे थोड़ा सामान लेने के लिए बाहर जाना है, क्या मैं घर का काम करने के बाद जा सकती हूँ? हाँ वो चली जा, पर बाहर के ट्रैफिक को तो तू जानती है, इसलिए समय से घर आ जाना। नम्रता के कहने पर अब माया पहले पूरे घर का काम खत्म करती है, उसके बाद बाहर चली जाती है। जब वो वापस आती है तो उसके साथ में एक आदमी था और एक डब्बे के अंदर कुछ सामान था।
कुसुम और नम्रता वो सामान देखकर हैरान हो जाती हैं। माया, क्या शॉपिंग करने गई थी तुम, और इस डब्बे में क्या है? हम सबको इस घर में सांस लेने में दिक्कत हो रही थी ना, इसलिए मैं एयर प्योरीफायर ले आई हूँ। अब हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी और हमारे परिवार की सेहत को भी कोई नुकसान नहीं होगा। वाह माया बहू, तूने तो इस चीज का भी सुझाव निकाल लिया। हम लोग तो यहाँ इतने सालों से इस ट्रैफिक और धूल मिट्टी के साथ एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारी इतनी बड़ी फैमिली है, अगर हम एक एयर प्योरीफायर लगवा लेंगे तो फिर हमें इस पोल्यूशन से भी छुटकारा मिल जाएगा। सच में माया, ये सुझाव तो मेरे पास भी नहीं आया था, जबकि मैं तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ। तुम बहुत समझदार हो। मुझे तो सच में खुद भी लगा था कि जब तुम परेशान हो रही हो तो तुम देवर जी को लेकर अलग हो जाओगी, बल्कि माँ जी ने भी मुझसे यही कहा था। मैं घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। बड़ी मुश्किल से तो मुझे इतनी भरी पूरी फैमिली मिली है, फिर मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। हम सब लोग मिलकर हर परेशानी का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे जब भी हमें कोई भी दिक्कत होगी। मैडम, ये बता दीजिए ये प्योरीफायर कहाँ लगवाना है, क्योंकि ये बहुत भारी है। आप फैमिली मिलन बाद में करते रहना। सब आदमी की बात सुनकर हंस देते हैं, जिसके बाद ड्राइंग रूम के अंदर माया एयर प्योरीफायर लगवा देती है और उसकी रेंज इतनी बड़ी थी कि सारे कमरों की हवा एयर प्योरीफायर हो रही थी। इस तरह माया ने अपने घर के लिए हर तरह के समाधान निकाले जो कि रेड लाइट के पास घर होने की वजह से होते थे, और इस तरह रेड लाइट के पास ससुराल होने पर भी अब माया को कोई परेशानी नहीं हुआ करती और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहा करती।